हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम्स। और आज के लेक्चर में हम एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। एंजाइम्स are often classified by placing them in categories according to the reactions that they catalyze। किसी भी कोशिका के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन्हें बहुत सारे एंजाइम्स कैटेलाइज करने का काम करते हैं, मीन्स उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो कोई भी एंजाइम किस टाइप की रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है उसके आधार पर उसे वर्गीकृत किया गया है। और ये इस आधार पर एंजाइम्स को 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकंड, ट्रांसफरेज, थर्ड, हाइड्रोलेज, फोर्थ, लाइज, फिफ्थ, आइसोमरेज एंड सिक्स्थ, लाइगेज। अब हम इन सभी टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से एंजाइम को किस ग्रुप के अंदर रखा जाता है और क्यों। सबसे पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स के अंदर जो भी एंजाइम्स रखे जाएंगे वो क्या काम करते हैं? ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ऐसे एंजाइम्स जो किसी भी रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन आयंस, ऑक्सीजन आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो इस तरीके के सभी एंजाइम्स ऑक्सीडोरिडक्टेज कहलाते हैं। डिहाइड्रोजिनेजेस और ऑक्सीडेजेस इन एंजाइम्स के या इस ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें, ट्रांसफरेजेस, तो ट्रांसफरेजेस ग्रुप के अंदर जो भी एंजाइम्स आते हैं दे ट्रांसफर ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप, फॉस्फेट और मिथाइल एटसेट्रा फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। इस प्रकार के ट्रांसफरेजेस जो ग्रुप है उसके अंदर उन एंजाइम्स को रखा जाएगा जो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करें, जैसे ट्रांसएमिनेज और काइनेजेस। थर्ड ग्रुप, हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सबस्ट्रेट। किसी भी सबस्ट्रेट को वाटर की प्रेजेंस में तोड़ने को या ब्रेक करने को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और जो भी एंजाइम्स इस तरीके का काम करते हैं उसे हम हाइड्रोलेजेस कहते हैं, जैसे एस्ट्रेजेस और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इस कैटेगरी या इस ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस एंजाइम चेंज ऑफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट। किसी भी सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मीन्स मॉलिक्यूल्स अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेते हैं और उनके आइसोमर्स बना देते हैं। तो इस तरीके के एंजाइम्स जो किसी भी सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूलर फॉर्म को चेंज कर दे उसे हम आइसोमरेजेस ग्रुप के अंदर रखेंगे, जैसे फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज, फ्यूमेरेजेस। अब फिफ्थ ग्रुप, लाइजेस। यहाँ पर जो भी एंजाइम्स होंगी इस ग्रुप के अंदर दे आर नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ अ ग्रुप और एडिशन ऑफ अ ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट। वो एंजाइम्स लाइजेस कहलाएंगे जो कि एक सबस्ट्रेट से किसी भी ग्रुप का या तो एडिशन करेंगे या उसका रिमूवल करेंगे, लेकिन नॉन हाइड्रोलिटिक मीन्स वाटर की एब्सेंस में। तो इस प्रकार के एंजाइम्स लाइजेस कहलाते हैं। डीकार्बोक्सिलाइजेस एंड एल्डोलेजेस इस ग्रुप के अंदर आते हैं। सिक्स्थ ग्रुप, सिंथेटेजेस या लाइगेजेस। ये जो एंजाइम्स हैं वो जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, मीन्स दो मॉलिक्यूल्स को नए बॉन्ड फॉर्म करके जोड़ने का काम करते हैं, सिंथेटेज एंजाइम कहलाते हैं या लाइगेजेस कहलाते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। तो इस प्रकार से जो एंजाइम्स के 6 ग्रुप हैं उनमें सभी एंजाइम्स को उनकी रिएक्शन के आधार पर
वर्गीकृत किया जाता है कि किस प्रकार के रिएक्शंस को ये एंजाइम कैटेलाइज कर रहे हैं, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण करके इन 6 ग्रुप्स के अंदर रख दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, हर एंजाइम को अलग अलग नाम दिया गया है। तो एंजाइम्स का जो साइंटिफिक या सिस्टमेटिक नेम है उसके भी कुछ रूल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एन एंजाइम नेम हैज़ 2 पार्ट्स। किसी भी एंजाइम का जो साइंटिफिक नेम है उसके 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट्स फॉर द एंजाइम। पहला जो एंजाइम का नाम का जो पार्ट होगा वो उस सबस्ट्रेट से रिलेटेड होगा जिस पर वो काम करते हैं। मीन्स एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर काम करते हैं उस सबस्ट्रेट के आधार पर उस एंजाइम का नाम का पहला पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। और जो एंजाइम का नेम का सेकेंड पार्ट होगा वो उस रिएक्शन के टाइप को शो करेगा जिसे वो कैटेलाइज कर रहा है। दिस पार्ट एंड्स विद द सफिक्स एज। और ये जो नाम है किसी भी एंजाइम का उसके एंड में एज लगाया जाता है। जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम लैक्टिक एसिड को डिहाइड्रोजिनेट करने का काम करता है। मीन्स इसमें से हाइड्रोजन आयंस का रिमूवल करता है। तो इस जो भी एंजाइम लैक्टिक एसिड को डिहाइड्रोजिनेज करे उसे हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम्स का जो नामकरण है उसमें 2 पार्ट होते हैं एक एंजाइम का। पहला उस सबस्ट्रेट का नाम जिस पर एंजाइम काम करता है, और दूसरा जिस प्रकार की रिएक्शन को वो कैटेलाइज कर रहा है उस रिएक्शन का नाम उस एंजाइम का दूसरा पार्ट बनता है। एंजाइम नोमेनक्लेचर, यहाँ पर जो एंजाइम्स के नाम हैं उसके अंदर आपने देखा जैसे अभी हमने बात की कि एज डिहाइड्रोजिनेज, कभी एज लगा होता है कभी लाइटिक लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से जो हमारे एंजाइम्स हैं उसमें कुछ सफिक्स जुड़े हुए होते हैं। तो टू ऐड सफिक्स टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर किसी भी एंजाइम के अंदर एक सफिक्स जोड़ा जाता है। जैसे यूरिएजेस, आर्जिनेज, टायरोसिनेज। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम है यूरिएज में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये यूरिया सबस्ट्रेट पर काम करेगा। दूसरा आर्जिनिन पे काम करता है तो ये आर्जिनेज, टायरोसिन पे काम कर रहा है तो टायरोसिनेज। इस तरीके से जो एंजाइम है उसके एंड में ASE एज सफिक्स जोड़ा जाता है। या फिर कभी कभी रिटेन ओल्ड ट्रेडिशनल नेम्स, जो हमेशा से चले आ रहे हैं पारंपरिक नाम हमारे एंजाइम्स के, उनको एज सच रख लिया जाता है। जैसे कि टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन। थर्ड है टू ऐड सफिक्स लाइटिक टू डिनोट स्प्लिटिंग। ऐसे एंजाइम्स जो किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करते हैं, स्प्लिटिंग का काम करते हैं, ऐसे एंजाइम के एंड में लिटिक लगाया जाता है जैसे कि प्रोटियोलिटिक, लाइपोलिटिक। और इसके अलावा कभी कभी जो एंजाइम्स है पर्टिकुलर उस एंजाइम का ही नहीं बल्कि एक पूरे ग्रुप का ही नाम रख दिया जाता है जो कि सिमिलर केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करने का काम करते हैं। नेम्ड बाय ग्रुप्स दैट कैटेलाइज सिमिलर केमिकल रिएक्शंस। एक जैसी रिएक्शंस को कैटेलाइज करने वाले जितने भी एंजाइम हैं उसको एक ही ग्रुप के अंदर रख लिया जाता है। जैसे डिहाइड्रोजिनेजेस, जो एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज करने का काम करेंगे उसे हम डिहाइड्रोजिनेजेस कहेंगे। उसी तरीके से ऑक्सीडेजेस, प्रोटीनेजेस और लाइपेजेस। नेम्ड फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ ओरिजिन, पेपेन पपाया से मिला, फाइसिन फाइकस से मिला। और कई बार जो एंजाइम्स हैं उनके नाम जिस भी ओरिजिन से जिस भी स्पीशीज से उनका ओरिजिन हुआ है, जहाँ से वो मिले हैं, खोजे गए हैं, उसके आधार पर ही उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे पेपेन एंजाइम्स को सबसे पहले पपाया में खोजा गया था इसीलिए उसका नाम पेपेन रख दिया। और इसी तरीके से जो फाइसिन है वो फाइकस के अंदर मिला था इसीलिए उसका नाम फाइसिन रख दिया। तो हमारे जो एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर या नामकरण किया जाता है उसके अंदर
सफिक्स एज लगाया जाता है, या फिर पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल नेम्स जैसे चल रहे हैं उन्हीं को रखा जाता है, और जो स्प्लिटिंग एंजाइम्स हैं उनके एंड में लाइटिक सफिक्स जोड़ा जाता है, और पूरे जो एंजाइम्स हैं उनके पूरे ग्रुप को ही, मीन्स जो एंजाइम्स एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं उसके आधार पर उन्हें एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है, और उनका कॉमन नेम होता है, जैसे डिहाइड्रोजिनेजेस एंड ऑक्सीडेजेस। और कुछ एंजाइम्स के नामकरण में जिस स्पीशीज से उनका ओरिजिन हुआ है या जहाँ सबसे पहले वो खोजे गए उसी के आधार पर उनका नाम रख दिया जाता है। तो इस तरीके से एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर में अलग अलग रूल्स फॉलो किए जाते हैं। अब कुछ रूल्स जो हमारे इंटरनेशनल यूनियन है बायोकेमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर की, उनके द्वारा बनाई गई है कि जब भी कभी किसी एंजाइम का नामकरण किया जाए तो इन रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। इन रूल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। रूल फर्स्ट, जनरली एक्सेप्टेड trivial names of substrates may be used in enzyme names। तो नॉर्मली जिस भी सबस्ट्रेट पर हमारा एंजाइम काम करता है उसके जो एक्सेप्टेड नेम्स होते हैं, जो पारंपरिक नाम चले आ रहे हैं, वो उसी को ही एंजाइम का नाम दे दिया जाता है। रूल सेकेंड, where the substrate is normally in the form of an anion, its name should end in ate rather than egg। एग्जाम्पल, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, नॉट लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम काम करता है, अगर वो एक एनायन है, मीन्स कोई एसिड है, और उस पर कोई एंजाइम काम कर रहा है, तो मतलब डिहाइड्रोजिनेज का काम कर रहा है, उसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अलग कर रहा है, तो उसे हम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसे कहेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ऐसे में जो सब्सटेंस है उसके आगे एट वर्ड जुड़ता है। ये हमारे नॉमेनक्लेचर का दूसरा रूल है। थर्ड रूल, कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशंस फॉर सबस्ट्रेट्स, जैसे एटीपी। नॉर्मली किसी भी जो सबस्ट्रेट है या है उसे हम एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट रूप में या संक्षिप्त में बुलाते हैं, जैसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम नॉर्मली एटीपी बोलते हैं। तो इस तरीके से जब एंजाइम्स का नामकरण किया जाता है तो उसमें जो एब्रीविएशंस है या संक्षिप्त रूप है मे बी यूज्ड इन नेम ऑफ द एंजाइम्स, उन्हें एंजाइम्स के नामकरण में यूज किया जा सकता है, जैसे एटीपी सिंथेटेज। बट द यूज ऑफ न्यू एब्रीविएशंस शुड बी डिस्करेज्ड। लेकिन नए नए संक्षिप्त रूप के आधार पर एंजाइम्स के नामकरण को डिस्करेज किया जाता है, मीन्स उन्हें अवॉइड किया जाता है। रूल 4, नेम्स ऑफ सबस्ट्रेट्स कंपोज्ड ऑफ टू नाउन्स शुड बी हाइफिनेटेड व्हेन दे फॉर्म पार्ट ऑफ द एंजाइम। यहाँ पर अगर किसी भी एंजाइम के अंदर दो नाउन्स हैं, मीन्स जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट 1 डिहाइड्रोजिनेज। अब इसके अंदर टू नाउन्स के बीच में आप देख रहे हैं हाइफन लगाया हुआ है, जैसे ग्लूकोज और 6 के बीच में एक हाइफन है, और 1 और डिहाइड्रोजिनेज के बीच में हाइफन लगाया हुआ है। तो अगर किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर टू नाउन्स हैं तो उनको जब जोड़ा जाता है या एंजाइम का नामकरण किया जाता है तो उनके बीच में हाइफन लगाया जाता है। रूल 5, द यूज ऑफ एंजाइम नेम्स of description such as condensing enzymes, pH5 enzyme should be discontinued as soon as the catalyzed reaction is known। यहाँ पर किसी भी एंजाइम का जब नामकरण किया जाता है तो जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि कोई कंडेंसिंग एंजाइम है pH5 एंजाइम्स, तो उसको डिसकंटिन्यू किया जाता है जैसे ही उसकी कैटालाइज्ड रिएक्शन के बारे में जितनी जल्दी पता चल जाता है कि वो किस रिएक्शन को उत्प्रेरित कर रहे हैं। रूल नंबर 6, वेयर द ट्रू एक्सेप्टर इज अननोन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर जो ट्रू एक्सेप्टर है वो अननोन है, पता नहीं है कि कौन सचमुच में कौन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके के जो भी एक्सेप्टर होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज हैज़ ओनली बीन शोन टू रिएक्ट विद आर्टिफिशियल एक्सेप्टर, द वर्ड एक्सेप्टर शुड बी रिटन इन पैरेंथेसिस। मीन्स यहाँ पर जैसे सक्सिनेट
ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टर अननोन है तो उस एक्सेप्टर को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो इस प्रकार की जो एंजाइम्स हैं जिसके अंदर एक्सेप्टर अननोन है उसे हम ब्रैकेट या कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। रूल 7, सिस्टमैटिक नेम शुड हैव 2 पार्ट्स। किसी भी एंजाइम्स का जो सिस्टमैटिक नेम है उसके 2 पार्ट होने चाहिए, नेम ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द प्रोसेस स्पेसिफाइंग नेम एंडिंग विद एस। एंजाइम का नाम 2 पार्ट्स में होना चाहिए। पहला पार्ट सबस्ट्रेट का नाम होगा जिस पर वो एंजाइम काम कर रहा है, और दूसरा पार्ट उस प्रोसेस को स्पेसिफाई करेगा, मीन्स उस रिएक्शन के बारे में बताएगा जिसको वो एंजाइम कैटालाइज करता है, और उसके एंड में एज लगेगा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसके आधार पर सभी एंजाइम्स का वर्गीकरण या नामकरण किया जाता है। ये तो बात हुई हमारे एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स की। स्पेसिफिसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम? एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू चूज एग्जैक्ट सबस्ट्रेट। अभी हमने कहा कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वो अलग अलग सबस्ट्रेट पर काम करते हैं और अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस को कैटालाइज या उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट पर काम करेगा और किस प्रकार की रिएक्शंस को उत्प्रेरित करेगा या कैटालाइज करेगा? तो जो हमारे एंजाइम्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने एग्जैक्ट सबस्ट्रेट को पहचान कर उसमें एग्जैक्ट रिएक्शन को ही कैटालाइज करती है। इसी गुण को उसे हम स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स कहते हैं। एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू चूज एग्जैक्ट सबस्ट्रेट मीन्स एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही चूज करता है किसी भी रिएक्शन के लिए। इट इज अ मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। Recognition and specificity is based on structural complementarity। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो है सबस्ट्रेट और एंजाइम्स आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही जुड़ेगा और उसी के साथ मिलकर के रिएक्शन करेगा। तो इस तरीके का जो रिकॉग्निशन या स्पेसिफिसिटी है वो एंजाइम में नॉर्मली उसके स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती है। हमारे एंजाइम का क्या स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेट का क्या स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही काम करेगा। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स को हम लॉक एंड की और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी से समझ सकते हैं। जैसे एक किसी भी पर्टिकुलर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, वो जो लॉक है वो पर्टिकुलर की से ही खुलता है। इसी तरीके से हमारे हर जो सबस्ट्रेट है उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम ही काम करता है। सजेस्ट दैट एवरी एंजाइम हैज़ वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो जो लॉक एंड की थ्योरी है वो ये सजेस्ट करती है कि हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। दूसरी जो थ्योरी है दैट इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। Enzymes can accept or bend to fit substrate that is not an exact match। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो एंजाइम की शेप या जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट की शेप के साथ मैच नहीं करता है, तो एंजाइम अपने आप के अंदर चेंज कर लेते हैं और उस तरीके से बेंड हो जाते हैं या मॉडिफाई हो जाते हैं कि वो सबस्ट्रेट के साथ फिट हो सके। इस प्रकार की जो थ्योरी है उसे हम इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं। जैसा कि हम सिंपल एग्जाम्पल जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है उससे समझ सकते हैं। सपोज कोई ताला है लेकिन हमसे उसकी चाबी खो गई है, तो हम उसे हेयर पिन या उससे खोलने का प्रयास करें और कभी कभी वो खुल जाता है। हालांकि ये उसके लिए फिट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग जो मॉडिफाई करके हमने लॉक को खोल दिया है। इस प्रकार की जो थ्योरी है उसे हम इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं। मीन्स एक एंजाइम सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपना जो शेप या चेंज करके उसके अकॉर्डिंग बेंड हो जाता है और सबस्ट्रेट के साथ फिट हो जाता है, उसे
इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्पेसिफिसिटी के लिए दो थ्योरीज दी गई हैं, लॉक एंड की एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। हमारे जो एंजाइम्स हैं उनकी स्पेसिफिसिटी के आधार पर तीन मेजर ग्रुप्स के अंदर हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, यहाँ पर द एंजाइम विल कैटेलाइज ओनली वन रिएक्शन। यहाँ पर बिल्कुल पर्टिकुलर या एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी होगी, एक एंजाइम एक ही प्रकार की रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। ग्रुप स्पेसिफिसिटी, द एंजाइम विल एक्ट only on molecules that have specific functional group such as amino phosphate और methyl groups। यहाँ पर ग्रुप स्पेसिफिसिटी है, मीन्स एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट पे काम करेगा, उसकी रिएक्शंस को कैटेलाइज करने का काम करेगा, बस उसके अंदर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर है तो वहाँ पर वो एंजाइम काम करेगा। इस प्रकार की स्पेसिफिसिटी को हम ग्रुप स्पेसिफिसिटी कहते हैं। इसी प्रकार से लिंकेज स्पेसिफिसिटी, द एंजाइम विल एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड रिगार्डलेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारा जो एंजाइम है वो किसी भी सबस्ट्रेट पर काम करेगा, बस उसके अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे जो एंजाइम्स हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी मीन्स एक एंजाइम एक ही प्रकार की रिएक्शन में को कैटेलाइज करेगा। ग्रुप स्पेसिफिसिटी, एंजाइम उन सभी मॉलिक्यूल्स पर काम करेगा जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। लिंकेज स्पेसिफिसिटी, जहां पर एंजाइम एक पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड जिस भी मॉलिक्यूल की या जिस भी सबस्ट्रेट पे होगा उस पर काम करेगा, रिगार्डलेस ऑफ रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बाकी सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक पर्टिकुलर जो केमिकल बॉन्ड है वो अगर सबस्ट्रेट के अंदर है तो हमारा एंजाइम उस पर या उस प्रकार की रिएक्शंस को कैटेलाइज करने का काम करेगा। ये तो हुए मेजर ग्रुप्स स्पेसिफिसिटी के आधार पर। अब अगर हम इनको और फर्दर डिवाइड करें तो एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है उसके आधार पर हम एंजाइम्स को 6 ग्रुप्स के अंदर बांट सकते हैं। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी, जियोमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी एंड कोफैक्टर स्पेसिफिसिटी। अब हमारे जो भी एंजाइम्स हैं वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करते हैं जिसे हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अब अलग अलग एंजाइम्स में अलग अलग प्रकार की स्पेसिफिसिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड स्पेसिफिसिटी की। जैसा कि नाम से ही लगता है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड अगर किसी सबस्ट्रेट में है तभी वो एंजाइम काम करेगा। स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट्स हैविंग सिमिलर बॉन्ड्स एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉन्ड अगर किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर है तभी वो एंजाइम उसमें काम करेगा। स्पेसिफिसिटी इज़ लेस, यहाँ पर जो स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही है वो स्पेसिफिसिटी कम है, क्योंकि हो सकता है ये बॉन्ड अलग अलग बहुत सारे सबस्ट्रेट के अंदर हो, तो यहाँ पर स्पेसिफिसिटी कम होगी किसके अंदर, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी में। ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव स्पेसिफिसिटी, यहाँ पर जैसा कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, एमाइलेज कैन हाइड्रोलाइज alpha-1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। इसी तरीके से अगर हम इस डायग्राम को और क्लियरली देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेप्टिडेज एंजाइम्स हैं दैट आर स्पेसिफिक टू पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एनी एमिनो एसिड। अब हमारे जो भी पेप्टिडेज एंजाइम्स हैं वो किन सबस्ट्रेट पर काम करेंगे जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड स्पेसिफिक एंजाइम हो गए। मीन्स पेप्टिडेज एंजाइम बस बॉन्ड को देखेगा, जहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड है चाहे किसी के अंदर भी हो तो वहाँ पर वो रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करेगा। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि CN, यहाँ पर देखिए पेप्टाइड बॉन्ड दोनों ही सबस्ट्रेट के अंदर है, जहाँ पर ग्लाइसिन दोनों तरफ है, जबकि यहाँ पर एलेनिन और वेलिन है।
इससे हमारे एंजाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, बस यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड अगर है तो हमारे पेप्टिडेज एंजाइम काम करेंगे। तो इस प्रकार के जो भी एंजाइम्स हैं जो बॉन्ड या किस प्रकार के बंध हमारे सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद हैं उसके आधार पर काम करते हैं, उन्हें हम बॉन्ड स्पेसिफिक एंजाइम्स कहते हैं। दूसरा है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप होना चाहिए, उस पर ही हमारे ये एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम स्पेसिफिक टू टाइप ऑफ बॉन्ड एंड ग्रुप्स सराउंडिंग इट। यहाँ पर दो चीज़ें आ गई कि बॉन्ड कौन से होने चाहिए और उसको जो ग्रुप उनके साथ अटैच हैं वो कौन से हैं। इन दोनों चीज़ों को देखकर जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करे और रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करे उसे हम ग्रुप स्पेसिफिक एंजाइम कहते हैं। मोर स्पेसिफिसिटी देन बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। डेफिनेटली ये बॉन्ड स्पेसिफिसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेसिफाई हैं क्योंकि यहाँ पर ये दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो बॉन्ड और साथ में ग्रुप्स जो इस बॉन्ड के दोनों तरफ मौजूद हैं उसको भी देखते हैं, तभी ये एंजाइम्स कोई भी रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मॉडरेट स्पेसिफिसिटी एंड स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी। एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज आर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस। जैसा कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो पेप्सिन है वो पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करने का काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो एमिनो ग्रुप हैं वो जुड़े हुए होने चाहिए बाय एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, जैसे कि फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। यहाँ पर पेप्सिन क्लीवेज साइट्स दिखाई गई हैं। यहाँ पर देखिए जो पेप्सिन है वो बॉन्ड तो पेप्टाइड बॉन्ड है ही, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर एमिनो ग्रुप भी होना चाहिए, मीन्स ग्रुप स्पेसिफिकेशन भी होना चाहिए, तभी वो हमारा एंजाइम काम करता है। जैसे कि पेप्सिन क्लीवेज साइट यहाँ पर हम देख सकते हैं फिनाइलएलेनिन है जहाँ पर, या फिर टायरोसिन है या ट्रिप्टोफेन है, उन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीवेज करने या काटने का काम कर रहा है। तो इस तरीके के जो भी एंजाइम्स होते हैं जो बॉन्ड के साथ साथ सराउंडिंग ग्रुप्स को भी देखते हैं उसे हम ग्रुप स्पेसिफिक एंजाइम्स के अंतर्गत रखते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, ये एक नॉर्मल रिएक्शन होती है। यहाँ पर कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट के प्रति स्पेसिफिक होता है, मीन्स पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही रिएक्शन करता है या उस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। द रिएक्टेंट that an enzyme acts on is called the enzyme substrate। किसी भी सबस्ट्रेट पर जब हमारा एंजाइम काम करता है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही काम करता है। द एंजाइम बाइंड टू इट्स सबस्ट्रेट फॉर्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसा कि हमने हमारे जो एंजाइम्स का पार्ट 1 था उसके अंदर देखा था कि हमारे एंजाइम किस तरीके से फंक्शन करते हैं। एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना लेता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, वहाँ पर रिएक्शन होती है और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम फ्री हो जाता है। तो द एक्टिव साइट इज द रीजन ऑन द एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड। तो हमारे एंजाइम पर जिस जगह पर सबस्ट्रेट जुड़ता है उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। Induced fit of a substrate brings chemical groups to the active site into positions that enhance their ability to catalyze the reaction। अभी हमने 2 थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें इंड्यूस्ड फिट थ्योरी थी। कभी कभी जो सबस्ट्रेट है वो हमारे एंजाइम्स के साथ बाइंड नहीं हो पाता है तो सबस्ट्रेट अपने जो केमिकल ग्रुप्स हैं उनको एक्टिव साइट की पोजीशन पर ले आता है ताकि वो आसानी से एंजाइम के साथ जुड़ सकें और जो रिएक्शन है उसको एंजाइम्स कैटेलाइज कर पाएँ। तो इस तरीके से हमारे जो एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, मींस एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड होकर रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। फोर्थ स्पेसिफिसिटी है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। It is also called stereospecificity. Enzymes are specific
not only to the substrate but also to its optical configuration. मीन्स यहाँ पर एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई स्पेसिफिसिटी, क्योंकि हमारा जो एंजाइम है वो न केवल सबस्ट्रेट को देखता है कि भाई इस सबस्ट्रेट पर ही मुझे इसी को बाइंड करके रिएक्शन को कैटेलाइज करना है, बल्कि उसका जो ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी देखता है। इसे हम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल को बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे हम लोग। यहाँ पर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के अंदर बताया गया है कि जैसे एल एलेनिन ऑक्सीडेज एल एलेनिन पर तो काम करेगा, लेकिन ये डी एलेनिन पर काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक जैसा है। सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, जैसे कि यहाँ पर NH3 और H हाइड्रोजन की पोजीशन है रिवर्स है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं और जो NH3 आयंस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। मीन्स यहाँ पर NH3 लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोजन राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पर इसकी मिरर इमेज है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है और NH3 राइट साइड में है। हालांकि मॉलिक्यूल सारे एक जैसे हैं, सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो एंजाइम्स को उससे जुड़ना चाहिए, लेकिन जो एंजाइम है वो स्टीरियो स्पेसिफिक हैं। मीन्स वो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी देखता है, और इसीलिए जो एल एलेनिन ऑक्सीडेज है वो एल एलेनिन पर तो काम करता है लेकिन डी एलेनिन पर काम नहीं करता है, जहाँ पर हाइड्रोजन और जो NH3 आयंस है उनकी पोजीशन आपस में बदली हुई है। तो इस तरीके के जो भी एंजाइम्स हैं वो हाईली स्पेसिफिक हैं और यहाँ पर स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। यहाँ पर स्पेसिफिसिटी कम होती है क्योंकि एंजाइम कैन एक्ट ऑन डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। यहाँ पर जो एंजाइम है उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अलग अलग हो, मतलब एक जैसी हो, लेकिन वो सबस्ट्रेट हमारा अलग अलग है, फिर भी एंजाइम उस पर काम करेगा। जैसे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज वो ऑक्सीडाइज करता है एथेनॉल को भी, मीथेनॉल को भी और प्रोपेनॉल को भी। अब यहाँ पर जो हमारे एंजाइम है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सबस्ट्रेट क्या है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अगर सेम है कि यहाँ पर जैसे CH2OH ग्रुप जिस भी सबस्ट्रेट के अंदर जुड़ा हुआ है उन सभी सबस्ट्रेट पर हमारा एंजाइम काम करेगा। तो इस तरीके से जो ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं वो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट पर काम करते हैं। बस यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप होना चाहिए, जैसे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक्टिंग ऑन इथेनॉल और यहाँ पर एक्टिंग ऑन मीथेनॉल। तो इस तरीके से इथेनॉल और मीथेनॉल दोनों पर हमारे एंजाइम काम करते हैं। तो इस प्रकार के एंजाइम को हम जियोमेट्रिक स्पेसिफिक एंजाइम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि हमारे एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कैसे किया जाता है और उनका नामकरण, और नामकरण के जो भी रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, साथ ही साथ हमारे जो एंजाइम्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं स्पेसिफिसिटी के आधार पर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।